बता दो बच्चों कहाँ मैंने तक हो गया था। और कंपोनेंट्स बना लिए थे, उसे लगा भी दिए थे। अच्छा, और डाउट वगैरह नहीं है, कल वही प्रीवियस क्लास देख रहा था कल। क्या देख रहे थे? मतलब वही जो अपने लास्ट क्लास पढ़ाया था ना कल, तो वही देख रहा था दोबारा। अच्छा, तो डाउट वगैरह कुछ है तो बता दो। नहीं भैया, भैया लेकिन मेरे पीसी में रिएक्ट वो इंस्टॉल ही नहीं हो रहा, मतलब उसका जो उसमें फाइल आ रही है, लेकिन वो जो कमांड आपने बताया था ना, वो चल ही नहीं रहा। सीडी वाली? हाँ। तुम गलत चला रहे होगे, सीडी के बाद स्पेस भी लगता है। डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं लिखते हम लोग। ठीक है, बताऊंगा अब। ठीक है। देखते हैं। ठीक है भैया। तो देखो आज ना हम देख रहे हैं प्रॉप्स। प्रॉप्स से पहले हम देखते हैं कि हम लोग सारा डेटा एक ही जगह कैसे हैंडल करके कॉल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है। ओके भैया। तो खोल लेते हैं अपना वीएस कोड। इसमें एल्गोरिथम है ये तो। चलो इसको हटा दिया जाए। रिएक्ट क्लासेस सेव। सेव ही तो है। अच्छा नहीं सेव करना, चलो। हम्म। तो हम लोग फाइल को बिल्कुल एकदम नए सिरे से चालू करते हैं। बिल्कुल नया मतलब जैसे हमारा ऐप डॉट ऐप रिएक्ट था वैसे ही रखते हैं, ठीक है। ओके भैया। फिर उसको खाली करेंगे। हम्म, नए सिरे से स्टार्ट करें या इसी में काम करते हैं? चलो इसी में काम कर देते हैं, ऐसे फिर बार बार जीरो से स्टार्ट होगा। चलो देखो, तो पहले तो कमांड चला देते हैं npm स्टार्ट और हमारी फाइल हो गई रन। ओके, कहाँ है? भैया की मिलती है एम और यू का क्या मतलब है, जो लिखा हुआ रहता है, एक बार बता देना, भूल गए। एम का मतलब है मॉडिफाइड है, मतलब पहले से फाइल मतलब इसके अंदर है और जिसको हमने मॉडिफाई किया है। और यू का मतलब है अनस्टेज, मतलब अभी अभी नई फाइल ऐड करी गई है, अच्छा। कि वो स्टेज ही और नहीं कुछ है। नहीं होता है? एम और यू ही दिखाता है। वरना कभी कभी वो नॉट का आइकन बना देता है, मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क बना देता है जब कॉन्फ्लिक्ट्स होती है। ओके भैया। तो चलो इसी पे काम करते हैं। अब जैसे ये होम लिख रखा है, हमने ये सब कुछ लिखा था, इसकी हम्म। जगह ना हम थोड़े कार्ड्स वगैरह बनाते हैं। कार्ड्स वगैरह इन द सेंस, अच्छा पहले ना तुम थोड़ा मैप और फोर ईच के बीच का डिफरेंस समझना। देखो, फोर ईच क्या है? एक लूप है, ठीक है। हाँ। मैप क्या है? एक मेथड है। हम्म। इसको अभी दिमाग में रखना। अभी आगे इम्प्लीमेंट करते टाइम एक्सेल खोल लेंगे, उसमें देखेंगे फिर। ठीक है। ओके भैया। तो हम लोग फिलहाल हीरो में से सारी चीज़ें हटा देते हैं, सेक्शन वेक्शन, और बस एक H1 रखते हैं हीरो नाम से। देखते हैं कैसा है। एक सेकंड। आ गया अपना हीरो। ठीक है। हम्म। ठीक है बच्चों। अच्छा सेक्शन यार कुछ ज़्यादा ही बेकार लग रहा है। इसको हटाऊं तो अगर मैं सेक्शन को एज इट इज़ छोड़ के, इसका एक हाइट फिक्स कर देते हैं। एच फुल। अच्छा सॉरी, फुल तो काम करेगा नहीं यहाँ पे। मैं कर देता हूँ H90VH। हाँ ठीक है। हम्म। ज़्यादा ही हो गया, 90VH 80VH करके छोड़ देते हैं, ताकि वन लाइन में ही सारी चीज़ आ जाए। 40। चलो ठीक है। अरे, चलो इतना काम हो गया हमारे पास। बाकी तुम अपने हिसाब से देख लेना, हम बस यहाँ पे कार्ड बना रहे हैं। अब देखो, कार्ड का काम क्या हो रहा है कि हमने बात करी ना कि हम डेटा बाहर से लेके आएंगे, मतलब सारी चीज़ें हम लोग थोड़ा सा डायनेमिकली रखते हैं। जैसे इन फ्यूचर तुम एपीआई वगैरह कॉल करोगे तब डेटा आएगा, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अभी तुमने एक्सॉस वगैरह नहीं सीखा, वो सारी भी चीज़ें भी पढ़ेंगे इसमें। ठीक है। तो मान लेते हैं हमने क्या करा, एक जेसन फाइल बनाई।
मान लेते हैं मैंने यहाँ पे करा डेटास डेटास डॉट जेसन, ठीक है, हम्म, क्योंकि हमें पता है हमारा डेटा जेसन में आएगा, ठीक है। हम्म, अच्छा, अभी तक मैं तुम्हारे सामने जितनी भी फाइलें बना रहा हूँ वो जेएस की बना रहा हूँ, है ना। हाँ भैया। पर अगर तुम कोई वीडियो वगैरह देखोगे रिएक्ट का, तो उसमें ना तुम्हें जे एस एक्स लिखते हुए दिखेंगे लोग। तो रिएक्ट है। हाँ, वो रिएक्ट है। नहीं ऐसा नहीं है, जेएस भी लिखोगे तो दिक्कत नहीं होती, पर क्या होता है कि जैसे एक एक्सएमएल होता है ना, हम्म, ठीक है, हाँ भैया। वैसे ही जेएस के लिए हम लोग जेएसएक्स लिखते हैं। जेएसएक्स रिएक्ट के बहुत सारे सिंटैक्स को इंक्लूड करता है, ठीक है। जैसे ठीक है भैया। जेएस जो फाइल होती है वो रेगुलर जावास्क्रिप्ट कोड के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। उसमें जेएसएक्स के सिंटैक्स नहीं यूज़ कर सकते हम बहुत सारे, ठीक है। ठीक है भैया। और अगर और भी डिफरेंस देखें तो बहुत सारे डिफरेंस आ जाते हैं, मतलब भैया सिंपल एक सिंपल। डाउट है। हाँ, भैया ये जैसे आप वो बनाते हो, फाइल बनाते हो, तो लास्ट में ये यू क्या लिख रखा है? तो वही तो पता है, ये गिट के वजह से आता वो है, ये नहीं अनस्टेज फायदा। मॉडिफाइड। अच्छा। हाँ, तो जब अगर फाइल बनी बनी होती है तो वो क्या करता है, एम लिख देता है क्योंकि उसके अंदर मॉडिफिकेशन होता है, और जब फाइल नहीं बनाते तो हाँ। उसमें यू लिखा जाता है क्योंकि वो नई फाइल होती है, मतलब अनस्टेज फाइल होती है, ठीक है। ओके। सिंपल सिंपल से ये समझो कि जो JSX होता है ना, वो रिएक्ट का HTML होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्या भैया? जो JSX होता है वो रिएक्ट हम्म, का HTML होता है, क्योंकि देखो ठीक हम है कोई भैया। HTML की फाइल वगैरह तो बना नहीं रहे, तो हमें डिफरेंशिएट करना होगा ना कि भाई ये एक्चुअल JS की फाइल है और ये एक कंपोनेंट है हमारा, समझे। हम्म, मतलब इसको डीप में मत समझो, ऊपर ऊपर से समझ लो कि JS और JSX में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि इतना कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है इंटरव्यू के पर्पज से, कोई भी तुमसे नहीं पूछेगा JS और JSX के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। रिएक्ट में क्वेश्चंस जो बनते हैं वो क्लास कंपोनेंट, फंक्शन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, एपीआई कैसे कॉल करते हो, ये क्वेश्चंस आते हैं। ये कोई नहीं पूछता जेएस क्यों यूज़ करते हो या जेएसएक्स क्यों यूज़ नहीं करते, समझे। हाँ भैया। क्योंकि तुम जेएस भी लिख के चलोगे तो भी वही काम करेगा, जेएसएक्स लिख के चलोगे तो भी वही काम करेगा, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। तो अब से हम लोग जेएसएक्स लिखेंगे, ठीक है, याद रखना। ओके भैया। ठीक है, हम्म, चलो। तो अभी हम एक डेटा बना देते हैं फटाक से। मैंने एक एरे बनाया, एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट डालता हूँ, जैसे मैंने डाल दिया नेम। अच्छा, जेसन फाइल है ना, तो इसके अंदर डबल कोट्स में नेम जो हो गई हमारी की, और उसके बाद मैंने डाल दिया नेम में शायद जो कि हो गया वैल्यू, ठीक है। एक हाँ और भैया। डाल देते हैं, जैसे एज 24, सैलरी 32, फिर उसके बाद हमने लगा दिया कॉमा, एक और ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें लिख दिया नेम, हीरा, एज 27, सैलरी 28, और इसमें भी ये सारी चीज़ें लिख देते हैं, बस नाम में रख देते हैं जैद, यहाँ पे रख देते हैं 22, यहाँ पे रख देते हैं 18, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं हमने 3 डेटा बनाए, सारे डेटा एक ही जगह से हैंडल आउट होंगे, ठीक है। ये मोस्टली तुम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि तुम एक ही जगह यूज़ कर रहे हो भाई। तुम्हारा अगर हर चीज़ डायनेमिकली बनाने का मन है तो वहाँ पे तुम इसका यूज़ करोगे ही करोगे, ठीक है। ठीक है भैया। एक सेकंड बच्चों, चलो, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं एक बार कि अब हम इसे दिखाएंगे कैसे। तो जाहिर सी बात है, अगर ये कहीं ना कहीं है तो हम जहाँ पे भी दिखाना चाहेंगे वहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, है ना। हम्म, तो मैंने इसको एक नाम दे दिया, इंपोर्ट
सॉरी इंपोर्ट डेटास करके फ्रॉम। अच्छा, यहाँ पे हमें ऐसे सजेशन नहीं आएगा बिकॉज ये कोई टैग नहीं है और JSX फाइल मतलब कंपोनेंट नहीं है कोई, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर लिया ऐसे डॉट। अच्छा, ये डॉट मैं लगाता हूँ, स्लैश लगाता हूँ, इसका मतलब क्या होता है एक्चुअल कि एक सेकंड बच्चों, मैं एक मैसेज ड्रॉप करके आता हूँ। ओके भैया। क्लास मैसेज, ठीक है। अच्छा चलो आ जाओ। तो देखो, डॉट का मतलब होता है ना कि जो आप फाइल में हो ना, इससे एक डायरेक्टरी पीछे जाएगा। देखो, अगर मैंने डॉट स्लैश लगाया तो वो क्या कर रहा है, SRC के अंदर जितनी फाइल्स है उसको दिखाएगा, मतलब SRC, टेलविन, ये सारी, समझे? डबल डॉट हाँ लगा। भैया। अगर मैं सिंगल डॉट लगाता हूँ, डॉट स्लैश, तो ये देखो SRC के अंदर जितनी फाइल है जैसे लेआउट, सेटअप, वेब वाइटल, ये सारी चीजें, ठीक है? हाँ भैया। क्लियर है? हाँ भैया। कोई डाउट यहाँ तक? ना। ठीक है। तो मतलब हाँ भैया। डॉट का मतलब होता है एक डायरेक्टरी पीछे जाना, दो डॉट। अच्छा, मैक्सिमम दो ही डॉट अलाउ होते हैं, तुम ट्रिपल डॉट लगा के ऐसा नहीं है कि तुम ऐसे कर रहे हो फिर एक स्लैश लगा दिया, फिर अगर ट्रिपल डॉट लगाते हो तो वो काम ही नहीं करेगा, पहली बात तो ये है, ठीक है? डबल ओके डॉट भैया। तक मैक्सिमम आप डायरेक्टरी के बाहर जा सकते हो, पर अगर मान लो तुम्हें इससे भी बाहर जाना है तो तुमने डबल डॉट स्लैश लगाया, फिर से डबल डॉट स्लैश लगा दो, तो तुम इसके भी बाहर आ जाओगे। देख रहे हो, अब मैं एकदम डेस्कटॉप पे आ रखा हूँ, हाँ समझे? भैया। तो डॉट का मतलब होता है एक डायरेक्टरी बाहर आना, डबल डॉट एक और डायरेक्टरी बाहर आ जाना, और स्लैश का मतलब होता है कि तुम उस पर्टिकुलर फाइल को कॉल कर रहे हो, ठीक है? तो भाई ओके मेरी भैया। फाइल तो इसी के जस्ट बगल में थी, तो देखो हम डायरेक्टली स्लैश नहीं लगा सकते क्योंकि वो डायरेक्टली सारी ही मेन डायरेक्टरी से दिखाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है? तो इसलिए मैंने क्या करा, डॉट मतलब इस फाइल के जस्ट बाहर वाला डॉट स्लैश, तो मेरे सामने आ गया यहाँ पे डेटा डॉट जेसन, और मैंने इस पर क्लिक कर दिया, इसको कर लिया हमने इम्पोर्ट। अच्छा, एक बार कंसोल करके देख लेते हैं भाई कि एक्चुअल इंपोर्ट हुआ भी है या नहीं। लॉग करा हमने यहाँ पे और हमने यहाँ पे देखा डेटाज में आ क्या रहा है, और अपन चले जाते हैं अपनी फाइल्स पे। तो यहाँ पे देखते हैं फंक्शन कॉल। देखो, हमारे पास एक एरे आ रहा है जिसके अंदर 3 एलिमेंट पड़े हुए हैं, है ना? आ गया ना डेटा फटाक से? हाँ भैया। अब सोचो कि मुझे इस डेटा को प्रिंट कराना, तो जाहिर सी बात है, आ तो एक एरे रहा है, तो मुझे फोर ईच लगाना पड़ जाएगा, हम्म, है ना? भैया। हाँ तो भैया। फोर ईच हम लोग यूज नहीं करते हैं यहाँ पे। रीजन इज दिस कि फोर ईच एक लूप है। अब लूप है तो मैप भी तो वही काम करता है जो फोर ईच करता है। जैसे फोर ईच का काम होता है ना एलिमेंट और इंडेक्स निकालना, हाँ भैया। वैसे ही फोर ईच का भी काम होता है, सॉरी मैप का भी काम होता है। पर डिफरेंट क्या होता है, देखो लूप का काम क्या होता है, तब तक चलेगा जब तक वो कंडीशन ट्रू नहीं होती, सॉरी फॉल्स नहीं होती, है ना? हाँ। तो मान लेते ये हमारे पास एक ये एक एरे है मेरे पास, ठीक है? और इसके अंदर ये मेरे पास एलिमेंट्स पड़े हुए हैं ऐसे, ऐसे मेरे पास ये 4 एलिमेंट है, ठीक है? अब अगर मैं इस पे लगाता हूँ फोर ईच, मान लेते हैं मैंने अभी लगाया फोर ईच, फोर ईच, ठीक है? तो मैं इन एलिमेंट का पहले नाम भी देता हूँ, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये मेरा 4 है, ठीक है? क्लियर है? हाँ तो भैया। अब फोर ईच का मतलब क्या हुआ कि वो क्या करेगा, सबसे पहले जाएगा 1 के पास, 1 को चेक करा, फिर टू के बाद। ठीक है? हाँ अभी हम्म। देखो, 1 को चेक करा, 1 प्रिंट कर दिया उसने, ठीक है? अब लूप है तो फिर से दोबारा चलेगा वो, उसने 1 प्रिंट तो कर दिया, फिर से दोबारा जाएगा, 1 को चलाएगा, और फिर देखेगा कि 1 प्रिंट है तो फिर 2 को प्रिंट करेगा वो, हम्म, फिर वो जाएगा 1 और 2 को दोबारा चेक करेगा तो देखेगा ये दोनों प्रिंट है, तब जाके 3 पे आएगा, समझे? फिर हाँ जाएगा, भैया। फिर इन तीनों को चेक करके फिर चौथे पे आएगा। मतलब वो क्या कर रहा है, हर बार सबको चेक कर रहा है एक एक करके, ठीक है? हम्म, पर अगर मैं बात करूं मैप की,
तो मैप बिल्कुल इसका उल्टा काम करता है, वो अगर एक बार चल जाता है तो दोबारा उस एलिमेंट को जाके चेक वगैरह नहीं करता है। ठीक है। वो एक एलिमेंट को एक ही बार चेक करेगा। हाँ, वो बस एक ही बार चेक करेगा। अच्छा, मैं इसको दोबारा ही क्यों बना रहा हूँ, हम लोग इसी को उठा के ले आते हैं। भैया इसमें इंडेक्स वैल्यू का भी कोई काम होता है ना? हाँ, इंडेक्स जैसे हमारे पास फॉर ईच में चलता है वैसे इसमें भी चलता है। अब यहाँ पे मैंने लगा दिया अपना मैप मेथड। मैप मेथड मैंने उस टाइम बता दिया था पर पढ़ाया नहीं था, है ना, क्योंकि मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं दिखी थी कि मैप अभी तुम लोग इतना यूज़ करोगे, फॉर ईच भी वही काम कर रहा था। ठीक है। क्योंकि देखो उस टाइम पे हम लोग स्क्रैच कोडिंग कर रहे थे, मतलब जावा स्क्रिप्ट की स्क्रैच कोडिंग कर रहे थे, तो हमें इतना डीले वगैरह नहीं दिख रहा था। पर रिएक्ट में क्या होता है, वो रेंडरिंग बहुत ज़्यादा कर रहा होता है। देखोगे अगर तुम, तो मैं तुम्हें इसके अगर नेटवर्क में दिखाऊं तो पहली बार में जो फाइल लोड हो रही है, इसी टाइम पे हमारे पास इतनी फाइलें लोड हो रही है, मतलब कि बंडल जेएस लोड हो जा रहा है, लोकल होस्ट तो लोड हो गई क्योंकि हमने npm रन स्टार्ट कर रखा है, मैनिफेस्टेशन लोड हो रहा है, फैब आइकन लोड हो रहा है, और लोगो और डब्ल्यू तो लोग होता ही है। समझे? तो आगे चल के जैसे और भी कंपोनेंट इसके अंदर तुम वो करोगे ना, क्या बोलते हैं, इंपोर्ट करोगे, तो और सारी फाइल्स लोड होंगी एक बार में। एक बार इन द सेंस कि एक बार में बहुत सारी फाइलें लोड होंगी, तो डिले क्रिएट ना हो, इसलिए हम लोग फॉर ईच का यूज़ नहीं करते, क्योंकि फॉर ईच एक लूप है और मैप एक मेथड है। सिंपल सी। फिर 40 में ये हो जाएगा ना कि हाँ, पहली फाइल को रन करके फिर उस पर दोबारा जाएगा, हाँ, तो वो रिजेक्ट हो बार बार जाएगा रेंडर कहीं। करेगा, मतलब कि जैसे चार एलिमेंट है ना, तो वो प्रिंट तो चार को ही करेगा, पर हर बार वो चलेगा, मतलब चेक करेगा एक बार सबको। चला तो ये सबको चेक करेगा, मतलब चार चला, फिर दूसरी बार चलेगा फिर भी सबको चेक करेगा, मतलब टोटल वो 16 बार चलेगा, वो फाइल 16 बार दिखेंगी हमें। पर मैप में ऐसा हाँ नहीं भैया। होता। समझे मेरी बात अब? मैप हाँ में भैया। सिंपल क्या होगा कि अगर वो एक बार चल गया, उसने वन को प्रिंट कर दिया, फिर वो टू पे चलेगा, मतलब एक एक करके सबको प्रिंट करता चले जाएगा, थ्री, एंड देन लास्ट फोर। भैया वो चेक नहीं करेगा वो ये चेक प्रिंट? वगैरह नहीं करता, वो बस ये देखता है कि एलिमेंट कितने हैं और उन एलिमेंट को एक एक करके प्रिंट करा देता है। लूप की तरह वो चलता नहीं है बार बार। ठीक है, वो चेक करता है कि इस एरे में कितने एलिमेंट्स हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मेरे एरे में, कहाँ है भाई, लॉग उड़ा दिया क्या मैंने? हाँ, लॉग हटा दिया मैंने, एक सेकंड, लॉग दोबारा लिख देता हूँ, लॉग, और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग डेटा। मेरा सिस्टम, ये, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखो, तीन बार बोल रहा हूँ, तीन एलिमेंट है, तो वो तीन को प्रिंट करा देगा, पर फोर इच क्या करेगा, इसको प्रिंट कराते टाइम भी तीन बार चलेगा, इसको प्रिंट कराते टाइम भी तीन बार चलेगा, और इसको प्रिंट कराते टाइम भी तीन बार चलेगा। हाँ भैया। तो वहां पे होता है डिले क्रिएट। अभी भी तुम देखोगे तो मैंने कंसोल डॉट लॉग एक ही बार लिखा है, पर वो दो बार उसने रेंडर किया है, दो बार उसने प्रिंट करा है। दो बार क्यों प्रिंट करा है, इसका रीजन देखो, कि उसने एक तो पहली बात यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग चला तुम्हारा हीरो में, है ना, मतलब जो हम्म। हीरो वाली जेएस की फाइल है, इसके अंदर एक बार कंसोल डॉट लॉग चला, और एक बार चला वो यहाँ पे, जहाँ पे हीरो को इंपोर्ट किया गया है। समझे? हाँ भैया। तो ऐसे दो बार वो जेसन इसलिए लोड कर रहा है, कंसोल डॉट लॉग दो बार इसलिए प्रिंट कर रहा है। आई बात समझ में? हम्म। क्लियर है? अब देखो धीरे धीरे ये फाइलें बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि जब जब चीज़ें अपडेट होती है तो नेटवर्क बढ़ता चले जाता है। क्लियर है? हाँ भैया। तो हम बात कर रहे थे मैप की। तो हम सिंपल, अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना कि अगर HTML के बीच में जावास्क्रिप्ट करना होता तो क्या लगाते थे हम लोग? क्या भैया? अगर HTML के बीचों बीच, ये HTML का कोड हो रहा है ना, हाँ। इसके बीच में अगर जावास्क्रिप्ट यूज करना है तो क्या लगाएंगे? स्क्रिप्ट। वो डबल वाला कर देते थे। कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। डबल वाला तो तब लगाते हैं जब, अब जावास्क्रिप्ट लिख दिया जावा उसके स्क्रिप्ट में अंदर भी एचटीएमएल। HTML लिखना होता है, तब डबल लगेगा। हाँ तो भैया। अभी हमने सिंगल लगाया क्योंकि हमें अब लगाना है HTML। अच्छा, मेरा हम्म। एरे किसके अंदर है, इसके अंदर है ना, पूरा डेटास के अंदर। हाँ भैया। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे लिख दिया डेटास डॉट, जैसे फोर इच लिखते थे वैसे ही लिखते हैं डॉट मैप। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक रहेगा कॉल बैक फंक्शन। अच्छा, हम लोग कॉल बैक फंक्शन ऐसा बनाते थे, है ना? भैया हाँ, बोलो। ये हम एचटीएमएल के अंदर जेस कर रहे हैं ना। हाँ, ठीक है। ठीक है। तो हाँ भैया।
थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। हम लोग कॉल बैक फंक्शन ऐसा कुछ बनाते थे, हाँ भैया। है ना? क्लियर है? हाँ हाँ भैया। भैया। ठीक है। पर यहाँ पे हम लोग ऐसा बनाएंगे। हम्म। इसका रीजन बता देता हूँ। देखो, ऐसा होता है तो मैंने बताया ना कि ऐसे ही समझ के रखो। बेसिकली एक्चुअल डेफिनेशन इसकी ये नहीं होती। सिंपल सी बात ये है ना कि अगर हमारे पास कर्ली ब्रेसेस आ जाते तो एक बैरियर लग जाता है, जिसके लिए हमें रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। तो तुम सोचो, अगर मैंने ऐसा कुछ बनाया तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिटर्न, फिर इसके अंदर ऐसा, और उसके बाद मैं करूँगा यहाँ पे कोड, जस्ट लाइक भाई मैंने H1। कर दिया। एक सेकेंड, H1 ऐसा कुछ, समझे? हम्म। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करता है, इसलिए रिएक्ट ने एक काम आसान किया था कि तुम भाई रिटर्न स्टेटमेंट का तुम्हें यूज़ ना करना पड़े, इसलिए आप लगा दो डायरेक्टली पैरेंथेसिस ब्रैकेट, मतलब नॉर्मल ब्रैकेट। समझे? हाँ भैया। तो अब देखो, मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, इसके अंदर लिख देता हूँ H1। आ गया, हम्म। क्लियर सी बात है ना? हाँ तो भैया। अब डेटास में से मैं चाहता हूँ जो डेटा है वो निकल के आ जाए, मतलब एलिमेंट और इंडेक्स यहाँ पे भी पास होंगे, पहला पैरामीटर एलिमेंट, दूसरा पैरामीटर इंडेक्स, एज यूजुअल जो होता था। ठीक है। हाँ भैया। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे ना ये लगा दिया है, मतलब नॉर्मल ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस। तो मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं कर सकता। देखो, अगर तुम्हें मैं दिखाऊं कंसोल डॉट लॉग लिख के, तो ऐसा कुछ ये रेड कलर का अलर्ट देगा तुम्हें, समझे? हाँ पर भैया। अगर इसी की जगह मैं कर्ली ब्रैकेट लगाता तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। कंसोल डॉट लॉग, देख रहे हो? नहीं आ रही ना? हाँ भैया। क्लियर है? हम्म। तो हम लोगों को भाई कंसोल में तो हम ऊपर ही देख सकते हैं ना भाई, तो हमने इसलिए यहाँ पे ऐसे नॉर्मल ब्रैकेट लगा दिया और मैंने लिख दिया H1, H1 टैग। ठीक है। मैंने इसमें पास कर दिया एक एलिमेंट के लिए डेटा नाम का कुछ भी एलिमेंट, और मैं डायरेक्टली यहाँ पे देखो, अब दोबारा मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस ब्रैकेट की वजह से क्या कर रहा हूँ, मैं HTML यूज़ कर रहा हूँ। हाँ अरे, भैया। ये क्या हो गया? जूम करना था मुझे। HTML यूज़ कर रहा हूँ ना, हम्म। पर मुझे इस HTML के अंदर भी अब ऐसे करना है ना कि ये जो डेटा लिखा हुआ है इसको गेट करे ये, ऐसा। पर ये तो HTML हाँ बना भैया। रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे भी क्या करूँगा, कर्ली ब्रैकेट लगा दूंगा दोबारा। आई बात समझ में? हाँ हमने क्या भैया। करा, सबसे पहले एक कर्ली ब्रैकेट लगाया कि भाई मैं जावास्क्रिप्ट यूज़ करूँगा, तो मैंने जावास्क्रिप्ट का मैप मेथड यूज़ करा। फिर मैंने जब हाँ भैया। पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स लगाए, तो उसके बीच में मैं दोबारा HTML ही यूज़ करने पे आ गया। तो अब ये हम्म। HTML यूज़ ना करके मुझे इसके अंदर भी जावास्क्रिप्ट यूज़ करना था, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया दोबारा कर्ली ब्रैकेट। ठीक है। हाँ भैया। तो अब मैंने लिखा डेटा डॉट नेम। अब एक बार देख लेते हैं नेम में आएगा क्या। तो देख रहे हो, सबके सब नाम निकल के आ गए डायरेक्टली। हम्म। अब क्लियर है? सैलरी। कोई भैया डाउट पर है? ये कंसोल में एरर क्या आ रहा है? वो उसकी खुद की एरर है, जावास्क्रिप्ट की, चाइल्ड और पेरेंट की, जो आगे चल के समझा दूंगा मैं। ठीक है। क्लियर है? हाँ। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं भैया। नहीं। अच्छा, तो अब मैंने ये इसलिए लगाया ताकि मैं यहाँ पे ना ऐसे लिख दूँ नेम, और इसको थोड़ा सा ऐसे स्टाइलिश बना देते हैं, एरो एरो लगा के, ऐसा कुछ। ठीक है। और ये एरो एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि जावास्क्रिप्ट में एरो मान नहीं रहा, तो मैं ऐसा कुछ कर देता हूँ। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि एरर आएगी तुम्हारे फाइल में, पर अच्छी कोडिंग प्रैक्टिस नहीं होती वो। ठीक है। अब मैंने ऐसे नेम लिखवा दिया। अब ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया एक पी टैग, जिसमें मैंने कर दिया एज, और यहाँ पे हमने किस में लिया था, डेटा में कौन से पैरामीटर में एज था, एज वाले में, तो मैंने हम्म। एज को गेट कर लिया। ठीक है। अब यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम आ गई कि भाई एक रिटर्न के अंदर आप मल्टीपल पैरामीटर्स कैसे पास कर सकते हो? मेरी बात समझे दोबारा फिर से तुम? मतलब एक मतलब इसके अंदर इस हम। इसको हम मैं हटाता हूँ। जब लास्ट टाइम हमने देखा था, तो हमने एक चीज़ देखी थी ना कि भाई नैव के अगर इधर और इधर मैंने डिव नहीं लगा, मतलब शुगर सिंथेटिक फॉर्म नहीं लगाया, तो वो पूरा ही एरर दिखाएगा। मतलब एक रिटर्न के अंदर एक ही तो पैरामीटर पास कर सकते थे हम लोग, एक ही चीज़ को हाँ तो भैया। रिटर्न कर सकते थे।
तो हाँ। यहाँ पे भी तो ये रिटर्न का काम कर रहा है ना। तो अब मैं यहाँ पे एक H1 और एक पैराग्राफ लिख रहा हूँ, तो कैसे काम करेगा? तो मुझे इसके बीच में भी क्या करना पड़ेगा, एक पेरेंट तो लगाना ही पड़ेगा। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इनके बीच में एक डिव बना देता हूँ कि भाई तो एक इसको एक मेन। डिब्बे रख देंगे, फिर हाँ, उसके अंदर कितने भी डाल दो। हाँ एग्जैक्टली, डिव एक मेन पेरेंट हो जाएगा, उसके बाद सारे चाइल्ड। क्लियर है ये बात? हाँ भैया। ठीक है। अब देखो वो एरर भी चली गई, जो पेरेंट और चाइल्ड की एरर आ रही थी, तो वो इसलिए ही आ रही थी क्योंकि जाहिर सी बात है कि भाई आगे चल के अगर कोई बंदा H1 के बाद P लिख देगा तो उसको एरर मिल जाएगी, इसलिए उसने पहले ही वार्न कर दिया कि तुम रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर काम कर रहे हो, तो एक पेरेंट बना के चलो पहले से। समझे बात? ये सैलरी के लिए, हाँ, सैलरी के लिए। सैलरी, अरे यार सैलरी के लिए सैलरी लिख दो भाई। मेरे को लगा कुछ हार्ड सा डाउट आया। सैलरी, और फिर हम लिख देंगे डेटा में से सैलरी निकाल लेंगे, डेटा डॉट सैलरी। क्लियर है ये ये बात? इसे पी में क्यों दे रहे हैं, पैराग्राफ में क्यों दे रहे हैं? क्या क्या? इसे पी टैग के अंदर क्यों दे रहे हैं ऐसे ही मन कर रहा है, मैं तो H1 H2 में भी दे सकता हूँ, आप? कुछ भी लिख दो। समझे? ओके भैया। क्लियर है? हाँ भैया। अच्छा, अब यहाँ पे ये एरर क्या आ रही है, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। देखो प्रॉप का कुछ सुना सुना नाम आ रहा है, हमने पढ़ा नहीं है, पर प्रॉप आ रहा है। देखो वो इसलिए आ रहा है ना, क्योंकि वो चाहता है कि जो आपने ये बनाया है छोटू सा चाइल्ड, जो ये पूरा डिप बनाया है, तो अब आपने तो एक ही डिप बनाया है, पर मैप की वजह से वो क्या कर रहा होगा, तीन डिप बना रहा होगा ना। एक बार हम लोग खोल के देखते हैं, यहाँ पे ये रहा हमारा सेक्शन, और इसके अंदर हमारे पास तीन डिप बन रहे हैं, है ना। तो वो चाहता है कि आप इन डिप्स को यूनिक रखो। मतलब जाहिर सी बात है ना कि आप एक आईडी वे समझो कि आईडी एक बार से ज़्यादा मल्टीपल टाइम नहीं होती, है ना। हम्म। तो वो भी ये चाह रहा है कि आप इसमें एक की दो। मतलब जब कभी भी हम मैप मेथड कॉल करते हैं ना और उसके अंदर एक पेरेंट रखते हैं किसी को भी, या उसके अंदर कुछ भी रखते हैं, तो हम एक की रखते हैं ताकि वो एक यूनिक बिहेवियर शो करे हमें। इसलिए दिखा रहा है ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की। तो देखो उसके लिए कुछ नहीं है, यहाँ पे देखो। अब भाई मैंने तो अपने जेसन फाइल में जो है, यहाँ पे कोई भी यूनिक चीज़ नहीं दी है। जैसे अगर देखोगे तो कुछ भी यूनिक नहीं है। जाहिर सी बात है भाई, कल को नेम भी दो शाहिद हो सकते हैं, कल को एज भी दो बंदे एज वाले हो सकते हैं, 32,000 सैलरी वाले दो बंदे हो सकते हैं, है ना। हम्म। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हाँ, पर यूनिक क्या होगा, मेरा इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर तो कभी रिपीट नहीं होगा ना, जीरो से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 गिनता चला जाएगा, हमेशा यूनिक ही रहेगा ना। तो हाँ भैया। मैंने क्या बोल दिया कि की जो मेरी होगी वो क्या होगी, IDX के बराबर होगी, जो कि एक यूनिक है। हम्म। समझे? अब अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे और इसको कर देता हूँ एक बार रिफ्रेश, तो यहाँ से वो एरर भी गायब हो जाएगा। ऐसा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता बच्चों उस एरर से, बस आपके कंसोल में एरर थोड़ी कम हो जाती है, दिखने थोड़े बंद हो जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे भी वो की नहीं दिखती है कभी, ये याद रखना। वो की बस रिएक्ट को समझाने के लिए होता है कि भाई ये सारे एलिमेंट अलग अलग एक यूनिक रहेंगे। आईडी देने के लिए, हैं? एक यूनिक सा आईडी दे दो कि वो हाँ, वो एक ऐसे यूनिक करे। वे में दिखाएगा, बस रिप्रेजेंट करेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। हाँ। कि कल को कोई बंदा इसको इंपोर्ट वगैरह या एक्सपोर्ट वगैरह करता है तो सेम डब्बे ना चले जाए उसके पास। तो रिएक्ट बहुत फ्यूचर का सोच के चलता है, सिंपल सा ये सोचो। ठीक है। ओके भैया। क्लियर है? तो वो हम्म। की एरर आ रही थी क्योंकि हमने की एट्रीब्यूट यूज़ नहीं कर रहा था। देखो उस एरर से कोई भी तुम्हारा इम्पैक्ट वगैरह नहीं पड़ रहा था तुम्हारे मेन पेज पे, पर कंसोल पे एक एरर दिख रही थी, तो वहाँ से साफ पता चलता है कि तुमने कुछ ना कुछ गलतियाँ करी हैं। ठीक है। हाँ भैया। क्लियर है बात बच्चों? हाँ भैया। तो ये तो बात हो गई कि हमने यहाँ पे कार्ड दिखा दिए, बहुत बड़ा तीर मार दिया हमने, कार्ड दिखा दिया। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि देखो भाई, तुम सोचो हीरो में क्या होगा, कि हमने ऐसे किया था ना कि एक नैप बार रहेगा अच्छा सा, एक सेक्शन था, और अब मैं चाहता हूँ ना ये कार्ड जो है मेरा, वो अलग जगह ही दिखे। पर मैं चाहता हूँ जो डेटा हो वो यहीं से पास होके जाए। मतलब जो डेटाज वाला डेटा है वो यहीं से पास होके जाए, मतलब हीरो में जो डेटा मैं पास करूँगा वही वहाँ वाले कार्ड में दिखेगा। अब सबसे अच्छा एक एग्जांपल देखो,
मान लो मैंने एक यहाँ पे फाइल बनाई जिसका नाम रखा cards.jsx। ठीक है, अब हम JS यूज ना करके JSX यूज करेंगे। ठीक है, समझे बात हाँ को भैया। बच्चों? हाँ भैया। हाँ सिर्फ हमारी एक ही JS की फाइल रहेगी जो कि ये रहेगा index.js। इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उसके अलावा जितनी भी फाइलें होंगी वो हम JSX नाम से ही बनाएंगे। ठीक है, हाँ भैया। चलो। तो हमने यहाँ पे फटाफट फाइल की कोडिंग कर दी और हमने यहाँ पे बना दिया एक कार्ड। जैसे एक div है और इस div में मैंने रख दिया एक h1 जिसमें रख दिया नेम, जो भी नेम होगा। मैं अभी डेटा लेके आऊँगा प्रॉप्स के वे में। ठीक है, और एक और div बना देते हैं इसमें, थोड़ा अच्छा सा डिज़ाइन वगैरह करेंगे, जिसमें मैंने लिख दिया h1 ही रख देते हैं, h1 नहीं रखते, h3 रख देते हैं, जिसमें मैंने लिख दिया एज। ठीक है, और इसी के नीचे मैं रख देता हूँ h3, जिसमें रख देता हूँ मैं h3, हाँ, सैलरी। ठीक है, ऐसा मैंने कुछ कर दिया। और इसको मैं क्या करता हूँ अपने हीरो वाले में ना, इस सेक्शन के जस्ट नीचे इंपोर्ट करवा देता हूँ। मैंने लिख दिया कार्ड्स और हो जाए इंपोर्ट। तो यहाँ पे देखो नेम एज सैलरी आ गया। इस पे ध्यान मत दो अभी ऊपर वाले पे, क्योंकि ये तो हम देख रहे थे कि डेटा हम लोग एक्सटर्नली कैसे लेके आएंगे। ठीक है, और अब इसको भी बंद कर देते हैं, हमारा मेन काम यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नेम एज सैलरी दिख रहा है बस। अब एक चीज़ देखो, जादू देखो तुम। थोड़ा सा ना कार्ड को डिज़ाइन करते हैं अच्छा सा। मैंने यहाँ पे लिखा क्लास नेम, जिसमें मैंने बोल दिया इसका जो बीजी होगा वो होगा सॉरी, वॉयलेट की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों? बता दो भाई। छोड़ो, किसी को नहीं पता। पर्पल लिख देता हूँ मैं 400। ठीक है, ये हमारा बैकग्राउंड कलर हो गया इसका। हाँ भैया। और इसमें हम लिख देते हैं इसकी कोई ना कोई विड्थ होगी। विड्थ नहीं लिखते हम लोग, लिख देते फ्लैक्स होगा ये। ठीक है, फ्लैक्स भी हो गया। फ्लैक्स के बाद जो डायरेक्शन होगी, देखो इसके लिए हम लोग लिख देते फ्लैक्स कॉल। सिंपल सी बात है, कॉलम में आ गया। ठीक है, और और क्या करना है बच्चों इसमें? और क्या कर बस यही सकते बहुत है। हैं? विड्थ सेट कर देते हैं, विड्थ 1 नहीं, 3 और 4, 3/4 की विड्थ होगी। बहुत कम है भाई ये तो। 3/6 ऐसा कुछ विड्थ होता है। रुक जाओ बच्चों, हम लोग विड्थ थोड़ी पढ़ के आते हैं तेलविन से, मैं भूल गया। हाँ, तो फटाफट हम लोग विड्थ पढ़ के आ जाते हैं। विड्थ, विड्थ में बोला इसने 2 एक्सल 3 एक्सल यूज़ कर सकते हो आप। तो 256 पिक्सल, SM 3XS, 3XS का यूज़ करने के लिए बोला है इसने। 3XS देख लेते हैं अभी हमारा विड्थ कैसा बन रहा है। ये किस टाइम पे है? अच्छा, ये कंटेनर्स के लिए होगा। ठीक है, ठीक है। तो विड्थ 24 सबसे छोटा विड्थ है। विड्थ 24। ठीक है, एक छोटा सा कार्ड बन गया, चलो हो गया। ठीक है, और इसको थोड़ा सा बॉर्डर राउंडेड भी कर देते हैं, राउंडेड 3 एक्सल। वाह, एक्सल। और इसमें थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 4। चलो ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए जो यहाँ पे डेटा आ रहा है ना, इसको कर देता हूँ कमेंट। चलो, हमारे पास एक छोटा सा कार्ड बन के आया है ना। अब इसमें वो डेटा दिखा रहा है जो मैंने वहाँ पे स्टैटिकली डाल रखा है। स्टैटिकली डाल रखा है इन द सेंस कि हमने यहाँ पे जो लिखा है वही दिखा रहा है। पर मुझे चाहिए कि जो मैं पेरेंट में डेटा पास करूँ ना, मतलब यहाँ पे जो डेटा लिखूँ मैं, वो डेटा इसके पास जाए। समझे बात मेरी? नहीं समझे? देखो प्रॉप्स कैसे काम करता है। प्रॉप्स कुछ ऐसा काम करता है कि ये मान लो आपका पेरेंट है, ये क्या है हमारा पेरेंट है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ पेरेंट का डेटा चाइल्ड में देना।
ऐसे ये मेरा चाइल्ड है, ठीक है, चाइल्ड। क्लियर है बच्चों? तो हाँ भैया। हाँ भैया। अब मान लेते हैं हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, जैसे वन, नहीं वन नहीं लेते, ए जिसको मैंने बोला है कि ये मेरा वन है, ठीक है, बी जिसको मैंने बोला ये मेरा टू है, सी जिसको मैंने बोल दिया ये मेरा थ्री है, डी जिसको मैंने बोल दिया ये मेरा फोर है, ठीक है, ऑल सेट, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं भैया। अब मुझे चाइल्ड में जो डेटा पहुंचाना है ना वो पहुंचाना है बस वन और फोर को। तो मैं कैसे पहुंचाऊंगा? तो हम लोग क्या करते हैं, इधर ही काम आता है प्रॉप्स, कि आप डेटा को डायनेमिकली चाइल्ड में भेज सकते हो, जो डेटा आप चाहो वो भेज सकते हो, ठीक है। हम्म। तो पेरेंट टू चाइल्ड का कनेक्शन समझ आया? हाँ भैया। अब भेजेंगे कैसे ये देखते हैं भाई। तो मैंने क्या करा, पेरेंट यहाँ पे था ना, हीरो नाम से जो था वो पेरेंट था, यहीं पे हमारा कार्ड इंपोर्ट हो रखा है ना, और ये हमारा चाइल्ड है फिलहाल के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा कंपोनेंट है। देखो हमेशा जो जिस चीज़ में आप कॉल करते हो, जिस चीज़ में इंपोर्ट करते हो, वो पेरेंट बन जाता है, और जहाँ पे आपने एक्सपोर्ट कर रखा होता है वो हमारा चाइल्ड बन जाता है। क्लियर है बात मेरी? ठीक है भैया। तो इंपोर्ट हमने कहाँ करा, हीरो में, तो हीरो क्या हुआ, पेरेंट, और एक्सपोर्ट हमने यहाँ से किया था, तो ये क्या हो गया, चाइल्ड। चाइल्ड। तो अब देखो, मैंने यहाँ पे ना एक चीज़ लिखी, मान लो मैंने लिख दिया कि जो नेम होगा वो जाएगा शाहिद करके, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट सेट कर दिया, कुछ भी नाम से लिख के। क्लियर है बच्चों? हाँ। हाँ भैया। हाँ। अब यहाँ पे मैं उस एट्रीब्यूट को गेट कैसे करूँगा, बड़ी बात ये है। तो यहाँ पे ना आप कुछ भी लिख दो, कुछ भी इन द सेंस कुछ भी, ए लिख दोगे ना तो वो खुद ही देख लेगा कि भाई यहाँ पे क्या एट्रीब्यूट में क्या पास हुआ है, वो यहाँ पे ए के अंदर ले आएगा, ठीक है। पर कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉप, ठीक है, प्रॉप्स कुछ भी लिख देना, सिंपल सी बात है। मैं इसको तुम्हें लॉक करा के दिखाता हूँ, मैंने लॉक किया और जिसमें लिख दिया प्रॉप्स। मेरा सिस्टम हैंग हैंग सा हो रहा है शायद। चलो, अब यहाँ पे देखो एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसको अगर खोलूँ तो इसमें एक की आ रही है नेम नाम से और वैल्यू आ रही है शाहिद नाम से। हाँ। नहीं दिख रहा होगा शायद, देखो देखो अच्छे से देखो, दिख रहा है? हाँ भैया। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पे ए लिखता तो क्या होता बच्चों, मैंने लिखा ए, कुछ नहीं होता, वो वैसे ही देता जैसे देता है। समझे बात? हम्म। क्लियर है बात? हाँ भैया। हाँ भैया। अच्छा, फर्क देखो पर अगर मैं यहाँ पे प्रॉप्स लिखता हूँ ना तो ये क्या करता, एक ऑब्जेक्ट बना के लाता। अगर नॉर्मल लिखा तो वो डायरेक्टली हमें दे दिया उसने कि भाई ये ऐसा है, मतलब ये डेटा आपके पास है। पर अब मुझे इसको यहाँ पे अपने मान लो नेम के आगे दिखवाना है, तो ये कैसे दिखाएंगे? तो अभी हमने देखा था एक डेटा को हमने इंपोर्ट करा था वैसा कुछ, तो वैसा कुछ भी यहाँ पे भी कर देते हैं। हमने लिखा यहाँ पे props डॉट नेम, है ना, प्रॉप्स के अंदर ही तो नेम था। हाँ। अब अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो शायद लिखा आ गया। अच्छा बच्चों, शायद लिखा तो आ गया पर दिक्कत आ गई क्योंकि हमने फ्लैक्स कॉलम कर रखा है। इसको हटा देते थोड़ी देर के लिए भाई, फ्लैक्स ही रहने देते हैं, अब तो और गंदा लग रहा है, इसको भी हटा देते हैं। भाई ये ऐसा क्यों दिख रहा है, नेम के जस्ट आगे दिखना चाहिए था ये। तो कि मैं भैया क्या हमने करता, छुट्टी भैया है। अरे रुक मैं जाओ कोड रुक, को नहीं करते। क्योंकि उसकी विड्थ कम है, वही। समझे? तो बढ़ा दो, ठीक हो जाएगा। 36 कर देते हैं इसको, ठीक है। क्लियर है? तो अभी हमने बस क्या करा, नेम को दिखाया, पर यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है कि अगर कल को डेटा हमारा बहुत ज़्यादा वैसा हुआ कि नेस्टेड के अंदर जा रहा है, अब इन द सेंस मान लो कि अगर मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया, मान लो ऐसे जावास्क्रिप्ट अब मैं लिखने जा रहा हूँ तो मैं कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है, और उसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो मैंने ऐसे बना दिया जैसे नेम और सॉरी 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 सॉरी, नेम और शायद ऐसा कुछ मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी, पहले तो हम लोग लॉग में देख लेते हैं कि लॉग में हमें प्रॉप्स में मिल क्या रहा है, उसके बाद नीचे प्रिंट करेंगे, ठीक है, वरना वार्निंग देता ही रहता है वो।
तो मैंने लॉग में यहाँ पे लिख लिया प्रॉप्स। तो अब एक बार देखते हैं लॉग में आ क्या रहा है। तो देखो एक नेम आ रहा है, नेम के अंदर भी एक नेम आ रहा है, उसके अंदर आ रहा है शायद। समझे बात मेरी बच्चों? थोड़ी हाँ थोड़ी। भाई। अब देखो थोड़ा थोड़ा इसलिए समझ आया क्योंकि प्रॉप्स का काम क्या हो रहा है, बस ये लेके आना ना कि भाई इसके अंदर क्या एट्रीब्यूट लगा हुआ है। इसको एट्रीब्यूट ही तो कहते थे हम लोग, हाँ भैया। है ना? तो अब बस उसका ध्यान जा रहा है कि भाई ये पूरा क्या है वो हमें चाइल्ड में दिखा देना है। तो प्रॉप्स हमें वही दिखा रहा है। उसने दिखाया कि भाई एक नेम है, तो यहाँ पे देखो जाहिर सी बात है एक नेम है, ठीक है। उसके बाद उसने दिखाया ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है। तो भाई इसने भी वही दिखाया ना हमें कि ये देखो ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर है नेम और शाहिद। तो अगर मैं इसको खोलता हूँ तो उसी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, नेम और शाहिद। तो यहाँ पे देखो गेट करना कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि अगर मैं इसको यहाँ पे आपके सामने दिखाऊं तो यहाँ पे लगाया मैंने कर्ली ब्रेसेस। सबसे पहले मैं लिखूंगा प्रॉप्स क्योंकि मेन डेटा तो उसी के पास है। फिर लिखूंगा हाँ डॉट भैया। नेम, फिर लिखूंगा डॉट नेम, मतलब नेम के अंदर वाला नेम। अब देखो तब जाके वो मुझे दिखाएगा यहाँ पे शाहिद। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी आई ना। हाँ हम्म। भाई। अब हमें चाहिए कि भाई एक सिंपल काम वे कर, में। तू ये सब मत पढ़, सीधा हमें इसके अंदर का डेटा दिखा बस। समझ आई बात? हाँ भैया। तो इसके लिए हम लोग करते हैं डीस्ट्रक्चरिंग। देखो स्ट्रक्चरिंग और डीस्ट्रक्चरिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तुम बस इतना समझ लो कि एरे डीस्ट्रक्चर करने के लिए हम लोग यहाँ पे लगा देते कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि हमें यही तो कर्ली ब्रेसेस हटाना है मेन, ये बाहर वाला इतना। हमें बस ये इस डेटा से मतलब है ना जो बीचों बीच में आ रहा है, हाँ भैया। ये जो अंदर आ रहा है ये वाले, इस डेटा से मतलब है हमें, ये बाहर वाले से कोई मतलब नहीं है। तो मैं क्या हम्म। करता हूँ ना, इसे कर देता हूँ यहाँ पे डी स्ट्रक्चर। तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको कमेंट करना पड़ेगा क्योंकि फिर नीचे एरर आ जाती है। मैंने इधर लगा दिया कर्ली ब्रेसेस, ये ऑटोमेटिकली डी स्ट्रक्चर कर देगा बच्चों उसको। अच्छा, ऑटोमेटिकली डी स्ट्रक्चर कर दिया उसने। अब यहाँ पे हमारे सामने क्या दे दिया उसने, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। देखो अगर तुम कुछ नहीं लिखते यहाँ पे, मतलब इन द सेंस कि कुछ कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाते, तो यहाँ पे तुम ए लिखो बी लिखो वो पूरा का पूरा डेटा उठा के तुम्हें देता ही देता, है ना? हम्म। ध्यान से समझना, फिर से समझना कि अगर मैं सिंपल यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर दूं और यहाँ पे उस पैरामीटर को प्रिंट करा के दिखाऊं, तो वो मुझे पूरा का पूरा ये डेटा उठा के देगा। पर मुझे मतलब किससे है, सिर्फ और सिर्फ इसके नेम से। अंदर नेम के अंदर के डेटा से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करना चाहता हूँ, तो पहले मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा कि वहाँ पे डिक्लेयर क्या है। तो वहाँ पे डिक्लेयर क्या था, नेम। हाँ। हाँ तो भैया। नेम को मैंने कर दिया डिस्ट्रक्चर। तो जो भी आ रहा होगा वो नेम में डिस्ट्रक्चर हो के आएगा। अब देखो बस मुझे अंदर की चीज दिखा रहा है, देख रहे हो? कोई बाहर ऐसा डेटा नहीं बना के दे रहा ना अब, वो डायरेक्टली नेम वो हटेगा मतलब। ये दे रहा है। समझे बात अब मेरी? हाँ भैया। हाँ। तो अब मैं इसको अनकमेंट करता हूँ। अब चीज़ें आसान कैसे हो जाती है। तो अब मुझे बार बार ना ये वाला लाइन नहीं लिखना पड़ेगा, एक वर्ड मेरा कम हो गया। अब मैं डायरेक्ट बोलूँगा जो नेम में डेटा आ रहा होगा उसके अंदर का नेम प्रिंट करा दो। अच्छा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तुम्हारे लिए हो रहा होगा, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ डेटा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे भी क्या लिख दिया, डेटा जो भी है उसको डिस्ट्रक्चर कर दो और यहाँ पे डेटा को प्रिंट कर दो। हर जगह डेटा डेटा लिख देते हैं वरना एरर आ जाएगी। देखो सिंपल हो गया हमारे पास। अभी बात हाँ समझ भैया। आई कि आज हमने क्या देखा, सिंपल सा एरे स्ट्रक्चर डी स्ट्रक्चर प्रॉप्स, ठीक है। अब हम्म। और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं इस सिनेरियो को। अब हमें चाहिए था, थोड़ी देर के लिए मैं वापस से भूल जाता हूँ कि मैंने प्रॉप्स जैसी कोई चीज़ सीखी है, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब हमें चाहिए था कि पेरेंट में जो डेटा आ रहा है एक्चुअल, मतलब डेटा किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है डेटाज में। हाँ भैया। अब इसका नाम ना डेटाज हटा के पीपल रख देते हैं, पीपल। क्योंकि मैं बार बार डेटा लिखूंगा फिर डेटाज लिखूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने डेटा के अंदर क्या पास कर दिया भाई, जाहिर सी बात है मैं ऐसे तो लिख नहीं सकता भाई, ऐसे करके पीपल, है ना? तो हम्म। मुझे यूज़ करना है जावा स्क्रिप्ट, तो मैं लगा दूंगा यहाँ पे कर्ली का ब्रेसेस, ठीक है। तो मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाया और यहाँ पे लिख दिया पीपल, है ना? अब पीपल के अंदर जितना डेटा होगा आ जाएगा। अब हम दोबारा प्रॉप्स पढ़ते हैं। तो मैंने एक बात बोल दी कि डेटा में पीपल का जो भी इसके अंदर डेटा पड़ा होगा जेसन में वो सारा मुझे दे दो।
ठीक है, और वो किस में हाँ चला भैया। गया, डेटा के पास। अब मैंने अभी प्रॉप्स पढ़ा नहीं है, तो मैंने बस यहाँ पे लिख दिया प्रॉप्स और इसको कंसोल डॉट लॉग करा दिया। यहाँ पे लिख दिया प्रॉप्स। भैया प्रॉप्स तो दिख रहे हैं, पीपल दिख रही है ना। अरे मैंने पढ़ा ही नहीं है प्रॉप्स, तो हम लोग वैसे पढ़ रहे हैं जैसे हमें याद नहीं है, समझे। सही है भैया। तो हमने लिख दिया प्रॉप्स। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई कि भाई डेटा आ गया, डेटा के अंदर जो 3 एरे है वो भी आ रहे हैं, पर हमें मतलब था बस 3 एरो से। हम्म, तो हमने दोबारा पढ़ाई करी, पढ़ाई को रिवाइज किया, तो हमने बोला कि भाई हम प्रॉप्स ना लिख के हम ये लिखते हैं जो भी यहाँ पे पास किया गया है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, पीपल। बच्चे यहाँ पे पीपल कहाँ पास हुआ है, हाँ, डाटा। डेटा डाटा। में। अरे यार ये बंद हो गया तुम्हारे, चलो। तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया डेटा, और अब मैंने प्रिंट कराया डेटा को, क्या आता है देख लेते हैं। तो यहाँ पे, अरे यार, यहाँ पे भी अभी भी वही सिनेरियो क्रिएट हो गया। फिर हमें याद आया कि हमने हमें याद आया कि हमने एक चीज पढ़ी थी, डी स्ट्रक्चर नामक, ठीक है। हाँ भैया। तो डी स्ट्रक्चर नामक जब चीज पढ़ी थी, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लगा दिया कर्ली ब्रेसेस, और अब मेरे पास एक्चुअल डी स्ट्रक्चर होके चीजें आ गई। हाँ। चीजें आ गई, बहुत बढ़िया। अब मुझे चाहिए था कि भाई जब चीजें आ गई हैं, अच्छी बात है, अब मुझे यहाँ पे प्रिंट कराना है। तो एक चीज देखो कि ये तो एक एरे आ रहा है ना, पहले तो एक सिंगल डेटा था, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते थे डेटा डॉट नेम, डेटा डॉट दिस डॉट, है ना। पर हाँ अब भैया। आ क्या रहा है, एक एरे आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, मैं इस पूरे को ही हटाता हूँ, क्योंकि इसी में तो रिपीट होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डेटा, क्योंकि जो डेटा में ही तो सारा डेटा आ रहा है बच्चों, आई बात समझ। हाँ भैया। हाँ भैया। तो यहाँ पे डेटा डॉट मैप, और उसके अंदर मैंने बना दिया एक कॉल बैक फंक्शन विथ रिटर्न, ठीक है। और उसके अंदर मैंने अपना पूरा का पूरा डिव उठा के डाल दिया, ताकि वो ऑटोमेटिकली एरे को मैप कर दे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बता दिया, जाहिर सी बात है एक एलिमेंट होगा एक इंडेक्स होगा, तो मैंने एक एलिमेंट पास कर दिया। एलिमेंट पास कर देते हैं हम लोग, क्या नाम, यूज़र कर देते हैं फिलहाल के लिए, यूज़र, ठीक है। हम्म, अब मैं डायरेक्टली ऐसे लिखूंगा ना, एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे मेन पेज पे कोई एरर नहीं है, तो नहीं है। तो 3 डेटा उसको मिल रहे थे, तो इसलिए उसने 3 डब्बे बना के रख दिए। पर डेटा क्या दिखाना है वो मैंने तो अभी तक दिखाया ही नहीं है, ठीक है। हाँ भैया। तो उसको भी फटाफट दिखा देते हैं। तो हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा दिया और लिख दिया यूज़र डॉट नेम। तो यहाँ पे हमने देखा नेम आ गया, सबका ही नेम आ गया, और हाँ वैसे ही भैया। मैंने लिख दिया यूज़र यूजर डॉट एज, एज। और यहाँ पे ही मैंने लिख दिया यूजर डॉट सेल। यूज़र डॉट सैलरी, जो भी था सैलरी, अरे यार सैलरी, ठीक है। तो देखते हैं सबका एज नेम सैलरी सब कुछ आ गया, कोई दिक्कत नहीं आई हमें यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, पर अगर मैं एक बार रिफ्रेश करूँ तो हमें एक एरर दिख रही होगी लाल रंग से, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव बीन अ यूनिक की या प्रॉप। जिप में वो दे देंगे डिव में जो हम एक उसमें गया। की एट्रीब्यूट हाँ। ले लेंगे, की, और यहाँ पे हम लोगों को यूनिक चाहिए, तो भाई यहाँ पे हम लोग इंडेक्स नंबर को डिक्लेयर कर देते हैं, मतलब इंडेक्स डिक्लेयर कर देते हैं, और यहाँ पे इंडेक्स इंडेक्स। पास कर देते हैं। चेक करते हैं, अब वो भी एरर गायब हो जाएगी, रिलोड नहीं हुआ, एरर गायब, ठीक है। हाँ कंसोल भैया। हटा देते हैं क्योंकि अब हमें कंसोल का काम नहीं है। तो हमारा ये डेटा प्रिंट हो गया। अब मैं बस यहाँ पे क्या करूँगा ना भाई, यहाँ पे देखो जो कार्ड का डेटा आ रहा है, एक्चुअल ऐसा हो रहा है ना कि जो कार्ड आ रहे हैं वो लंबे लंबे आ जा रहे हैं, मैं इसको फ्लेक्स कर देता हूँ थोड़ा सा। मैंने यहाँ पे बना दिया डिव, और अच्छा डिव ना बना के मैं डायरेक्टली ये भी तो कर सकता हूँ ना, क्या बोलते हैं, सेक्शन को ही फ्लेक्स कर देता हूँ, मैंने बोल दिया फ्लेक्स, ऐसा कुछ, है ना। गैप। और गैप। हाँ गैप दे देते हैं, हल्का सा गैप 5, ऐसा कुछ, समझे बात को बच्चों। हाँ भैया। अब देखो मेरा कोड कितना ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो गया, डायरेक्टली हमने क्या करा,
कि भाई जो भी मेरा काम है वो मैंने एक कंपोनेंट में कचड़ा कर दिया यहाँ पे पूरी तरीके से। और हाँ हीरो भैया। में बस मैंने अपनी मेन मेन चीज़ दिखाई कि भाई एक नैप बार है, एक सेक्शन है, थोड़ा सा इसको ना फॉर्मेट कर देता हूँ, एक सेकंड। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, हाँ। एक नैप बार है, एक सेक्शन है, उसके अंदर एक कार्ड नाम का कॉल हो रखा है, इंपोर्ट हो रखा है, मतलब फंक्शन या कंपोनेंट। और एक फुटर है, बस खत्म। बंदे को चेक करना होगा तो फुटर में जाके देख लेगा कि हाँ भाई फुटर कहाँ से आया, लेआउट से आया, अच्छा फुटर लेआउट से आया, फुटर में जाके चेंजेस मार दो। नैप बार भी लेआउट से आया, यहाँ पे जाके चेंजेस मार दो। समझे? हाँ भैया भैया। एक डाउट है। हाँ। भैया आपने जब यूनिक की दी थी तब आपने इंडेक्स दिया था। इंडेक्स के अलावा भी कुछ हम डाल सकते हैं क्या यूनिक में? हाँ, अगर तुम्हारे डेटा में यूनिक कुछ होगा। हाँ, क्या हुआ? ठीक है, एक सेकंड आता हूँ बच्चों। खुशी, हाँ। पेपर हुआ वहाँ पे मोरन में? कौन सा पेपर? क्या, वो जो पेपर के बताता 1500 रुपये फीस जमा करने के लिए? नहीं वो मैंने नहीं दिया। क्यों? मतलब दूंगी 2-3 महीने बाद। तो पेपर कब होगा? वो तो मैम ने बोला था जब तुम चाहो तब दे सकती हो, 1 महीने बाद उसका वो आता है, डेट शीट आता है हर महीने। ठीक है। तुम्हारा रिजल्ट आया? 12th का? हाँ। हाँ आ गया। कैसा गया? मतलब बढ़िया नंबर? गया। 65 आ गया। वाह। मैं तो फीस जमा कर दी, पता नहीं पेपर कब होगा। अच्छा। चलो बच्चों। हाँ क्या? हाँ, क्या डाउट था? बताओ बच्चों, बताओ। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ भैया हाँ वही मैं पूछ रही थी कि इंडेक्स इंडेक्स की में हाँ, आपने इंडेक्स देखो, डाला था। अगर मेरे पास यहाँ पे अगर मैंने मान लो अपने डेटा में एक आईडी नाम का भी पैरम दे दिया होता, मान लेते हैं, जिसमें मेरा पता है मुझे कि मेरी जो आईडी होगी, जैसे किसी का आईडी 001 है, और एक सेकंड, 001 तो ऐसे मैं इसमें रखूँगा ना फिर। ठीक है, मान लेते 001 है, और इसको कॉपी करके इधर भी पेस्ट कर देता है ऐसा, और यहाँ पे भी ऐसा। इसको कर देते हैं 2, इसको कर देते हैं 3। ठीक है, ऐसे मैंने आईडी पास कर दी। अब मुझे दिख रहा है कि मेरी आईडी क्या है, यूनिक है, और इन फ्यूचर भी यूनिक ही रहेगी। तब मैं अपने कार्ड में ना की जगह इसमें डायरेक्टली मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो मेरा यूज़र है उसकी आईडी ले लो आप, क्योंकि उसे बस एक यूनिक चीज़ चाहिए। समझे? हाँ क्या? भैया। तो अगर मेरे पास, देखो हम लोग ना रिस्क नहीं लेते, क्योंकि डेटा में कभी भी अगर हमें पता होता है कि वो डेटा हमें आईडी प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो इन फ्यूचर कभी ना कभी डेटा कोलैप्स होगा ही। मतलब सेम टू सेम हो ही जाएगा कोई ना कोई पार्ट। इसलिए हम लोग हमेशा इंडेक्स नंबर ही रखते हैं, क्योंकि क्या रहता है कि इंडेक्स नंबर हमें पता है कि कभी सेम हो ही नहीं सकता, कभी दो जीरो आ ही नहीं सकते इंडेक्स नंबर में। इसलिए हम हाँ। लोग हमेशा की में इंडेक्स नंबर ही रखते हैं, क्योंकि कल को अगर डेटा कम ज़्यादा कुछ भी होता है तो इंडेक्स नंबर अपने आप को खुद ही मॉडिफाई कर ही लेगा। समझे बात को? हाँ भैया। क्लियर है ये बात? हाँ हाँ भैया। भैया। चलो, अब तुम्हें इसकी मदद से क्या करना है, तुम्हें दिखाता हूँ मैं कुछ। केविन डॉट इन, और
अब देखो, ऐसा साइड बार तुम्हें बनाना है, ठीक है? हाँ साइड बार दिख रहा हाँ है? ऐसा भैया। साइड बार बनाना है, ये मत बनाना ये खुलने वाले, सिंपल सा ऐसा साइड बार बनाना, ठीक है? हम्म, और ये जो डेटा है ना साइड बार का, हाँ वो पास करना प्रॉप्स की मदद से। ठीक है भैया। मतलब साइड बार स्टैटिक नहीं होना चाहिए, साइड बार तुम्हारा होगा डायनेमिक। क्लियर रहेगी ये बात? ठीक है भैया। जैसे हम लोग यहाँ पे जो, एक सेकेंड, कहाँ गया मैं, हाँ, जो हम लोग यहाँ पे कार्ड बना रहे हैं ये स्टैटिक नहीं है, ये है डायनेमिक। क्योंकि अगर मुझे कल को चेंजेस करना है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पुनीत, ठीक है? तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो पुनीत करेगा इसको, देख रहे हो? हाँ। समझे? हम्म, अगर मैं शाहिद की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ मान लो साहिल, तो यहाँ पे डेटा चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने कोई भी चीज़ स्टैटिक नहीं रखी, सारी चीज़ें डायनेमिकली रखी है, कि इन फ्यूचर अगर एपीआई वगैरह भी लगा दे तो इशू ना आए वहाँ पे। क्लियर है? हाँ भैया। तो तुम्हें भी ये जो साइड बार अभी मैंने दिखाया, कहाँ गया ये रहा ना, ऐसा साइड बार बनाना है डायनेमिकली। अच्छा, आइकन वगैरह नहीं लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें बस नाम रखना है, मतलब तुम्हें साइड बार डायनेमिकली बनाना है, सिंपल सी बात है। बस नाम से मुझे मतलब है, और डेटा एक अलग जेसन की फाइल में होने से मतलब है, ठीक है? क्लियर है बात? हाँ भैया। कोई डाउट इस क्लास में? नहीं भैया। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं भैया। चलो बच्चों, अच्छा हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी का कुछ और वर्जन्स देखेंगे, या हुक्स पे जंप करेंगे हम लोग, ठीक है? ठीक है भैया। चलो। गुड नाइट भैया।